कैसे यहाँ भी बैकफुट पर तरकश में जितने भी तीर थे। मुकेश जी, आपके पास आना चाहता हूँ। क्या सारे तीर धीरे धीरे, शुरुआत में कह भी रहा था, वो खाली होते हुए, निशाना चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं? और उसमें आप देख लीजिए, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये छन छन कर उन कंपनियों के नाम भी बाहर आ रहे हैं, और कंपनियां जो हैं वो बहुत डरी हुई हैं। 22,000 से ज़्यादा की जो लिस्ट है, जो खरीदे गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, वो उसके बारे में आज एसबीआई ने हलफनामा दे दिया है। 22,217 कम नहीं होते हैं। और हो सकता है कि एक ने 200 बार खरीदा हो, 200 बॉन्ड खरीद लिया हो, और ऐसे 200 अलग अलग कंपनियां भी हों, बाहर वाले भी हों। ये सब तो धीरे धीरे आएंगे। और क्या यहाँ से, क्योंकि परेशानी ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे कि आखिर परेशानी कहाँ है, कहाँ यहाँ से किस दिशा में ये चुनाव जाता हुआ दिखाई देता है? मुकेश जी। देखिए राजीव, इलेक्ट्रल बॉन्ड बस एक ही काफी है इस बर्बाद गुलिस्तान करने के लिए। अब वो ऐसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसा दिया गया है, हम सब जानते हैं पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए दिया जाता है पैसा राजनीतिक दलों को, लेकिन ये पैसा व्हाइट में दिया गया है। आमतौर पे रिश्वत ब्लैक में दी जाती है। जब कोई व्यक्ति व्हाइट में दे रहा है तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? एक, यस, कॉर्पोरेट के लोग होंगे जो आसानी से व्हाइट में देने में कंफर्टेबल है। दूसरे वो लोग हैं जो बेनामी कंपनियां हैं, जो बड़ी संख्या में निकलेंगी, पक्का निकलेंगी। तीसरी वो कंपनियां हैं जो परसों नरसों एक बात कह रहे थे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर प्रशांत बोल रहे थे। वो कंपनियां भी बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगी जिन कंपनियों ने अपने इंडियन आउटफिट के जरिए, अपनी इंडियन सब्सिडरी के जरिए बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ाया है। व्हाइट का पैसा, ये बहुत साफ काम की बात है। इसमें व्हाइट, आमतौर पे रिश्वत का लेन देन हम लोग सब देखते रहे हैं, वो होता है ब्लैक के पैसे में, ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। यहां तो पहले दिन से आपको पता है। और मजे की बात देखिए, जो लोग भी गोपनीयता के भंग होने के आश्वासन की दुहाई देते हैं, जैसे कल भी बात आपने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की जी, अदिश अग्रवाला की, ना ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय ये भ्रष्ट कानून संसद में बनता है, जिसे आगे चल करके असंवैधानिक करार दिया जाता है, उस भ्रष्ट कानून को लाते समय ये प्रोविजन उस कानून के अंदर है कि जरूरत पड़ने पर ये डाटा डिस्क्लोज हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, उस क्लॉज को कोर्ट के आदेश पे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आदेश पे उनकी जरूरत के हिसाब से इसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा प्रोविजन नहीं था कहीं कि नहीं साहब, देने वाले को नहीं पता था कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब हमारा नाम डिस्क्लोज हो सकता है। उसे अच्छे से पता है। मैं बताना यही चाहता हूं कि देने वाले को यह अच्छे से पता है कि नॉर्मल कोर्स में यह नहीं पता चलेगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यह पता चलेगा। और उसने जरूर अपने लिए इस बात का इंतजाम सोचा होगा कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी पता चलेगा तो मुझे अपनी खाल कैसे बचानी है। और मुझे अपनी खाल कैसे बचानी है, इस बात का ताल्लुक इस शेयर बाजार में हो रही भयंकर हलचल से समझिए। शेयर बाजार में हम सब समझते हैं, जनता भी समझती है कि वहां पर मेन फंक्शन होता है सेंटीमेंट का। शेयर बाजार को यह साफ दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पिटारा खुलने वाला है, ये पिटारे से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी कंपनियां होंगी? जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिनके शेयर्स लोगों के पास है। जाहिर सी बात है। तो वही अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे हैं, गुरु जितना पैसा मिल रहा है लेकर कट लो, किनारे निकल लो। स्वाभाविक है, यही होता है मार्केट के गिरने की सबसे बड़ी वजह। लेकिन है ये सेंटीमेंट ही। अब ये स्थिति बनी कैसे? यहां तक जो सरकार पहुंची, सरकार ने, देखिए मजे की बात किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इश्यू पे सरकार ने किस किस तरह के ब्लंडर किए हैं। पहले भी चर्चाएं होती रही कि आपने मनी बिल के नाम पे इसको पास कराया लोकसभा से। वहां से शुरू करते हुए अगर आप आगे बढ़े, और आपने 4 एक्ट को खत्म किया, आईटी एक्ट को खत्म में मॉडिफिकेशन किया, अमेंडमेंट्स किए, कंपनीज एक्ट में मॉडिफिकेशन किए, एफसीआरए में मॉडिफिकेशन किए, आपने आरपी एक्ट में मॉडिफिकेशन किया। यानी 4 मेजर एक्ट को आपको अमेंड करना पड़ा इस एक करतूत को अपने जिंदा रखने के लिए, खड़ा करने के लिए।
इतना ही नहीं, आपने आरबीआई के कंसल्टेशन को, उसके सुझाव को नहीं माना, दूसरे तीसरे और तमाम लोगों के सुझाव को नहीं माना, फिर आपकी जिद थी नहीं साहब हमें तो ये करना ही करना है। ढोंग था कि हम राजनीतिक स्वच्छता लाने के लिए, चुनावी चंदे की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि पारदर्शिता बढ़ेगी कैसे भैया, जब एक व्यक्ति आ करके आपको पैसा दे रहा है तो देने वाला क्या ये नहीं बता गए, बात है सुप्रीम कोर्ट में हुई कि भाई साहब मैं आपको पैसा दे रहा हूं। अगली चीज जो होती है, जहां पर कि इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, मैं उसकी तरफ भी आपका इशारा चाहता हूं, ऑडियंस का भी इशारा चाहता हूं। 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया था, जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो आपके पास डाटा है वो हमको प्रोवाइड कराई। इलेक्शन कमीशन जो डाटा प्रोवाइड कराता है वो 1 साल के ब्रैकेट का डाटा होता है, यानी 1 साल के दौरान जो भी चुनावी चंदा आया है उसका वो डिस्क्रिप्शन देगा ना। उसी में इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें 2019 के अपने सबमिशन में यह कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब 105 राजनीतिक दल हैं, गौर कीजिएगा 105 राजनीतिक दल हैं जो कि ये चंदा पाने के हकदार हैं। और चंदा पाने का हकदार एक्ट ने किसको बनाया था, जिसके पास मिनिमम 1% ऑफ वोट शेयर हो। तो 105 पार्टियां उस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन चंदा जब मिलने की बारी आती है तो कुल जमा 25 पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलता है। और जो ये पौने 5 साल का जो पीरियड है, जिस समय ये स्कीम जिंदा है, जिस समय इस स्कीम ने काम किया, उस जमाने में उस दौर में 30 फेजेस आते हैं। हर फेज 10 दिन का है कि साहब 10 दिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेचे जाएंगे और 15 दिनों के अंदर, यानी बेचे जाने की तारीख के 15 दिनों के अंदर उसका रिडेम्पशन होना है। जो डाटा निकल के आता है सामने वो ये बताता है कि भाई साहब भले ही सरकार ने देश में एसबीआई की 29 ब्रांचेस को 29 ब्रांचेस को ऑथराइज किया था, लेकिन उन 29 में से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को बेचने वाले ब्रांचेस है, जो बेचने में सफल हुए, जिन्होंने बेचा, उनकी संख्या कुल जमा 19 है। यानी 19 ब्रांचेस की ही सिर्फ बात है। और 19 ब्रांचेस का डाटा भी चलिए एक जगह पहुंच गया एसबीआई, वो अपने पास रख ही नहीं सकते थे। तो ये जो इससे इंटरकनेक्शन है, और जो जिन्होंने भुलाया राजनीतिक दलों का भुनाना भी, उनको इस बॉन्ड के लिए स्पेसिफिकली एक करंट अकाउंट खोलना जरूरी था कानूनन, जब ये कानून बना था इलेक्ट्रल बॉन्ड का। और जितने भी आप रिडीम कराएंगे बॉन्ड, वो अपने उसी करंट अकाउंट में डालेंगे, फिर उस करंट अकाउंट से निकाल के आपको जहां जैसे जो खर्चा करना है कर लीजिए। कहने का मतलब इसमें यह है कि ये तमाम प्रक्रिया वो है जिसका कनेक्शन इलेक्शन कमीशन की भी उस समय में दी गई एफिडेविट से है, उसकी एक जानकारी से जो उसने सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट पे सबमिट किया था कि साहब 105 पार्टियां हैं, दिक्कत होगी टैली करने में वगैरह वगैरह। अब सबका डाटा है, सबका डाटा सामने लाओ। सिर्फ और सिर्फ एक बात डेलिबरेटली कंसील करने की कोशिश की जाएगी अभी भी, और वो ये है कि हर बॉन्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है, जिसे आसानी से यूवी लाइट से देखा जा सकता है, जिसको देखे बगैर एसबीआई रिडीम कर ही नहीं सकती बॉन्ड को। और याद रखिएगा, एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑथराइज किया गया था ताकि सेक्रेसी को मेंटेन करना, सस्टेन करना आसान हो, वरना कई बैंक्स किए जा सकते थे। और ये है क्या, ये बॉन्ड है क्या? जैसे मान लीजिए कि हम एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाए, अगर बैंक में कोई भी एक आम आदमी जाए, तो वो डिमांड ड्राफ्ट क्या है भाई, उस डिमांड ड्राफ्ट पर लिखा होगा कि इसको इनकैश कौन करा सकता है। मैंने राजीव जी के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया 1000 रुपए का, तो राजीव जी ही उसको इनकैश करा सकते हैं। अकाउंट पे एक डिमांड ड्राफ्ट होगा तो राजीव जी के अकाउंट में ही जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने इन चीजों में क्या रिलैक्सेशन किया, वो ये कि आप जाइए बॉन्ड खरीदिए, राजीव जी को थमा दीजिए, राजीव जी ने अपने अकाउंट में डाला, करंट अकाउंट में डाला, और राजीव जी को किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं कि इसको मुकेश ने दिया है। यही है ना, इतनी तो कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी कहां? क्योंकि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे हैं, भले ही दिया किसी और ने हो, अगर मैंने आपको देने के लिए बॉन्ड खरीदा है और भले ही किसी और से पैसा लेकर के खरीदा है, लेकिन केवाईसी मेरा है, मुझे इस बात को इंश्योर करना है कि मेरे पास उतना पैसा व्हाइट का है कि नहीं है, तभी मैं वो पैसा आपको, तभी वहां से मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड ले पाऊंगा, वरना ले नहीं सकता। मेरे पास करोड़ रुपए हो लेकिन ब्लैक के हो, मैं 1000 का नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवाईसी सेटिस्फाई करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में अब जो बात आती है कि साहब ये जो चुनाव की बात है कि साहब इलेक्शन कमीशन को जो है वो कल प्रधानमंत्री मीटिंग करना चाहते हैं। अगर कल प्रधानमंत्री मीटिंग करना चाहते हैं तो कल ही
मैं जस्टिस लोकुर की बात सुन रहा था। जस्टिस लोकुर, मदन लोकुर ने कहा कि साहब ये लेट हो गया है। अगर चैलेंज किया गया है उस कानून की वैलिडिटी को, जिसको कि लाया ही गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निगेट करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के केसेस को हाई प्रायोरिटी पर सुनना चाहिए। और जिस तरीके पिटीशन फाइल हुई है, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कल इसमें सुन सकता है? नहीं सुन सकता, परसों सुनेगा, यानी शुक्रवार को। आपने भी बताया, शुक्रवार को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और वो ये बताएगा कि साहब ये कानून जो संसद में बनाया गया, ये कानून सही है या नहीं है, यही तो डिसाइड करना है उसको, ये कानून सही है या नहीं है। आमतौर पे ये माना जाता है कि कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप लेजिस्लेशन के द्वारा अल्टर नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई आखिरी चीज है कि हो ही नहीं सकता, जनरली नहीं कर सकते। फिर भी सरकार ने करने की कोशिश की, वही करने की कोशिश की जो राजीव गांधी ने शाहवानों के मामले में किया था। यहां पर ये चीज इनको ये तय सुप्रीम कोर्ट कि आपका जो इंटेंशन है, देखिए इंटेंशन कानून में कई चीजें देखी जाती है। इंटेंशन क्या था सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि साहब आपकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, किस व्यक्ति को आप इलेक्शन कमीशन बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर दिया कि साहब आप सेक्रेटरी ऑफिसर को बना सकते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को पूरा कैसे करेंगे आप बड़ी अच्छी बात कही थी एसवाई कुरैशी ने। उन्होंने कहा साहब सरकार जो 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट करेगी एक पोस्ट को भरने के लिए, ये सब सरकार के ही ट्रस्टवर्दी लोग होंगे। मैं भी उसका बेनिफिशियरी रहा हूं कभी, वो अलग बात है। तो इन 5 लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए अगर आप दूसरे को मौका दे देंगे तो क्या बुरी बात है भाई? इससे क्या उस पद की गरिमा नहीं बढ़ेगी कि नहीं साहब इसे लोगों ने यूनानिमिटी से चुना है या दूसरे लोगों की भी इसमें रजामंदी और सहमति है, क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्योंकि वो पावर जो 5 लोगों को इंपैनल करना है एक पोस्ट के लिए, वो पावर कोई और सरकार से नहीं छीन सकता, छीन ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। तो जाहिर सी बात है भैया, एक की नहीं 5 लोग पसंद कर लो, पर वो नहीं, वो इंटेंशन नहीं था। और इसी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब आपके इलेक्शन कमीशन के चुनने की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। और इन्हीं के लिए, इसी अरुण गोयल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक दिन के अंदर आपने तय कर लिया कि ये आदमी मिल गया आपको, आज रिजाइन कर रहा है और कल आपने इसको, आज ये वीआरएस ले रहा है और कल आप इसको जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बना रहे। अभी स्थिति क्या होगी? अब जब ये ढूंढ के लाएंगे तो किसको अभी इनको 10 लोगों को इंपैनल करना है। गौर से 2 पोस्टें अगर इनको भरनी है तो इनको 10 लोगों को इंपैनल करना है, और ये 10 लोग सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होना मस्ट है। केंद्र सरकार में अगर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर मान लीजिए 50 है, तो उसमें से इनको इस 10 लोगों को इस ढंग के चुनने हैं जो इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हो। मिल जाएंगे, जो समाज की स्थिति है, इतना बुरा नहीं है कि इनको नहीं मिलेंगे, लोग मिल जाएंगे। लेकिन उस मिलने पे उन व्यक्तियों की इंटेग्रिटी पे कैसे सारी चीजें, आईबी का तुरंत क्लैरिफिकेशन भी ले लोगे, उनके डॉजर्स पे वो सब करवा लोगे, और वो डॉजर्स ठीक है। जी 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 मुकेश जी, थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मसले जिससे बहुत जी जी प्लीज। मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि समझ कर रहा हूं इस चीज को कि सुप्रीम कोर्ट जब परसों इस मामले की सुनवाई करेगी तो वो एक बहुत बड़े, मैं समझता हूं कि बहुत बहुत नाजुक मोड़ पे होगा ये मामला, और उसका इंटर कनेक्शन है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका कनेक्शन है इस मोदी सरकार की साख से। गौर से आप जिस बात को समझना चाह रहे हैं कि इनके तर्कस का एक एक तीर खत्म हो रहा है क्या, बेजान हो रहा है क्या, वो ये उसी मुहाने पे खड़े हैं। और इनकी ये स्थिति चारों खाने चित होने वाली, चुनाव जब आएगा जनता क्या करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये अपने ही बनाए हुए मकड़जाल में बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, ये बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं मकड़